नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। नोटबंदी के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात। वित्त मंत्रालय का आरबीआई को निर्देश, जमा हुए पुराने नोटों को फिर से होगी गिनती। सरकार को अगले 2-3 हफ्तों में हालात सुधरने की उम्मीद। नोटबंदी के बाद खातों में 2 लाख रुपए जमा करने वालों की होगी केवाईसी जांच। 5 लाख रुपए बैलेंस होने पर फिर से जमा होंगे दस्तावेज। बैंक ऑडिटरों को खाते की पड़ताल के आदेश। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची। 61 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। स्पेन को हरा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज। चेन्नई में भारत इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट। संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो लोकसभा से इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगे हैं। स्पीकर और सरकार ने जहां उनकी निराशा को स्वाभाविक बताया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि आडवाणी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। नोटबंदी पर संसद की कार्यवाही में लगातार अवरोध से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दुखी और निराश हैं। उन्होंने गुरुवार को कुछ सांसदों से अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लोकसभा से इस्तीफे जैसी भावना तक प्रकट कर दी। आडवाणी ने सबसे पहले ये बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कही। स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी दी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की। पीटीआई के मुताबिक आडवाणी ने राजनाथ सिंह से कहा कि स्पीकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम आखिरी दिन यानी शुक्रवार को संसद चले और नोटबंदी पर चर्चा हो। लालकृष्ण आडवाणी ने टीएमसी के इदरीस अली और बीजेपी के 2 सांसदों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसद बिना चर्चा के शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाए। उन्होंने बोला जो हमको तो हम रिजाइन देने मांगता है, ऐसा कुछ जो सिचुएशन चल रहा। काल भी अगर ऐसा सिचुएशन चलेगा तो बैड मैसेज जाएगा दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट हो, सबको को मिल के मीटिंग करके एडजस्टमेंट हो। इदरीस अली लालकृष्ण आडवाणी से उनकी सेहत के बारे में पूछने गए थे। आडवाणी ने उनसे कहा कि मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा है, लेकिन संसद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आडवाणी के दुख को सही बताया। मैं माननीय आडवाणी जी का भी दुख समझती हूँ कि कैसे दुखी, केवल आडवाणी जी नहीं और भी यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं मन में दुखी। और पार्लियामेंट उसी के लिए है, एक अभ्यासपूर्ण बात कैसी की जाए। हम लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं। लोगों ने जानबूझकर लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे। पूरा देश देख रहे और कौन वेल में आ रहे, कौन नारा दे रहे, कौन शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। आडवाणी जी सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप में दुखी होता है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आडवाणी जी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। अब कम से कम उनसे तो वो लेसन ले। इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। शीतकालीन सत्र में दूसरी बार लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी निराशा जाहिर की है। 7 दिसंबर को आडवाणी ने कहा था कि ना तो लोकसभा स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में गतिरोध की वजह से कल भी कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने नोटबंदी की वजह से किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। सदन में सभा पटल पर पत्र रखने के बाद बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वजह से किसानों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया।
साथ ही कर्ज माफी की भी मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। This is the first time in the history of India. This is first time in the history of India after independence that it is the ruling party which does not allow the House to function and which disturbs the proceedings of the House. सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पलटवार करते हुए नेता विपक्ष के दावों का खंडन किया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सर, ये ऑनरेबल मेंबर केवल ये कह रहे हैं कि करप्शन के कुएं से कांग्रेस का एक और कंकाल निकला है। तो उस कंकाल का डीएनए क्या है? कंकाल का डीएनए करप्शन है, कंकाल का डीएनए भ्रष्टाचार है, कंकाल का डीएनए जो है वो जनधन की लूट है। तो उस पर हम ये चर्चा चाहते हैं और हर दिन ये बात नोटिस इसलिए जो है इसका जवाब कौन देगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। किसानों की हालत बहुत खराब है। नोटबंदी से और हालत खराब हुई। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री किसानों का कर्जा माफी की घोषणा करें। इससे पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान मर रहा है, उसका अनाज सड़ रहा है, उसको नहीं बोने के लिए पैसा नहीं है। इनसे कहिए कि किसानों का कर्जा माफ करें, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। 3.5 करोड़ सब्जी का जो किसान है फार्मर से 3.5 करोड़ उसका खेत में सड़ गया। बाजार में मेरे को समझ में आया, इसलिए मैं शरद यादव जी। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विशाल दया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। दोनों सदनों में नोटबंदी समेत विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। इस बीच नोटबंदी की मुश्किलों के साथ संसद में नहीं बोलने देने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के नेता आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले वो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जमा होंगे। विपक्षी दलों की कल हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें संसद में बोलने का हक है और उन्हें सदन में बोलने से रोकना असंवैधानिक है। सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में नोटबंदी से आम लोगों और किसानों की मुश्किलों का मुद्दा उठाने का भी फैसला हुआ है। साथ ही विपक्ष किसानों का कर्ज माफ करने का मुद्दा भी उठाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ये मुद्दा उठाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किसानों की कर्ज माफी की मांग पर आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों के मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं। नोटबंदी को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। टीएमसी ने कल संसद परिसर और कोलकाता में प्रदर्शन किया। वाम दलों और कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले से लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर आंदोलन किया। इस बीच कोलकाता में आरबीआई की गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नोटबंदी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग की। ममता जी को ये बात सुन लेते तो देश का ये स्थिति कभी नहीं आमना सामना होना पड़ता। हम लोग ये निश्चिंत है। काला धन का हम लोग विरोध में है पूरा तरह से। काला धन वाले मुक्त हो गया, आम आदमी को बहुत दिक्कत पैदा हो गया जो हम लोग नहीं कह सकते। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने आरबीआई के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने भी आरबीआई ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। यहां आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। ये नहीं कोई हमला विरोध नहीं है, लेकिन ये तरीका से ये अचानक घोषणा कर दिया 8 तारीख को, ये तरीका ठीक नहीं है, गलत तरीका है। कोई प्रिपरेशन नहीं है। आम आदमी का पूरा असुविधा हो रहा आम आदमी का, इसके लिए हम लोग को खिला है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने राज्य के चाय बागान कर्मियों को नोटबंदी के चलते भुगतान में दिक्कत और दूसरे मुद्दों पर बात की। From small industry to big industry and unorganized sector also.
even from big industry to IT industry also. More than 5 crores have become jobless now, and the people are really they are starving for death. रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरबीआई ऑफिस के बाहर अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई अपनी बहन की शादी के लिए, कोई रोज कमाने खाने का व्यापार करने के लिए लाइन के कतार में खड़ा है, लेकिन आरबीआई उसको बैंकों में पैसा नहीं दे रही है, एटीएम खाली पड़े हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में छात्रों और उनके परिजनों ने नोटबंदी के विरोध में धरना दिया। उनका आरोप है कि एजुकेशन लोन को लेकर बैंक मनमानी कर रहे हैं। Students have taken the loan for their studies and they are supposed to repay after getting a good job, pay back the money. But who are being victimized? The parents are being victimized. कांग्रेस टीएमसी समेत कई विपक्षी दल सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि बिना तैयारी से लिए गए इस फैसले से लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से 2 स्कीम लॉन्च की हैं। ग्राहकों और व्यापारियों को इनाम देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापारी योजना नाम की स्कीम शुरू की गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कल ये जानकारी दी। 26 दिसंबर से अगले 100 दिनों तक रोज विजेताओं की घोषणा की जाएगी। लकी ग्राहक योजना के तहत हर दिन 15,000 विजेताओं को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साप्ताहिक ड्रॉ में 7,000 लोगों को 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। 14 अप्रैल को मेगा अवार्ड में 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान होगा। वहीं डिजी धन व्यापारी योजना में हर हफ्ते 7,000 व्यापारियों को 50,000 रुपए तक इनाम मिलेगा। इस रैंडम ड्रॉ में 50 रुपए से 3,000 तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को शामिल किया जाएगा। This scheme will cover all consumer to merchant transactions. It will cover all consumer to government transaction, and it will cover all Aadhaar enabled payment system transactions. खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर आजकल हम मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में हैं। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहरिया आदिवासियों के रोजी रोटी का क्या इंतजाम है। एक भी दिन काम आपको नहीं मिला सर। तो ये जो तालाब का काम हुआ यहाँ पे, जो बाउंड्री हुई मशीन से दोबारा हुई। काम क्या क्या करते हैं आप लोग? लकड़ी न जाए और मेहनत मजदूरी करे, कछु मजदूरी ने करे गांव में। दो 2000 के पर्याप्त नोट जारी करने के बाद सरकार का 500 के नए नोट छापने पर जोर है। नोटों के वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, जिससे देश में सभी इलाकों में नोट पहुंच पाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा से नोट मिलने और कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में नए नोट मिलने पर सवाल पूछा है। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि लोगों को एक हफ्ते में 24,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के पास लाखों रुपए के नोट कहां से आ रहे हैं। साथ ही बैंकों को नई करेंसी देने पर सरकार की नीति के बारे में जानकारी भी मांगी। साथ ही अदालत ने अस्पतालों में पुराने नोटों के चलन को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही, इस बारे में भी पूछा। वहीं सरकार ने कहा कि लोगों की समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। साथ ही अवैध लेन देन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। जहां जहां जरूरत है, सीबीआई की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, लोकल लेवल में उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर्म किया गया है और वो डाटा माइनिंग करके दे आर एबल टू वी फील दैट दे विल बी इन ए पोजीशन टू नैरो डाउन टू द सोर्स, कहां से ये नोट्स आए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि बड़े पैमाने पर जब्त हो रहे नोटों को सर्कुलेशन में लाया जाएगा। आरबीआई 500 रुपए के नए नोट ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर रहा है और 30 दिसंबर तक पुराने जमा नोट के एवज में 50% नए नोट मार्केट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर एटीएम ने काम करना शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में
कैश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। Number of 2000 rupee notes which have already been supplied, and there is enough number of stock which is available. But the printing of 500 rupee notes have now been significantly stepped up. The total number of currency notes which normally Reserve Bank supplies in a year, 3 times of that notes have been supplied over the last 5 weeks or so. इधर 15 दिसंबर के बाद से सरकारी अस्पताल, दवा दुकानों, मदर डेयरी जैसी जगहों पर 500 रुपए के पुराने नोट नहीं चलेंगे। इसके बाद 500 के पुराने नोट सिर्फ बैंक में ही जमा होंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बैंक खातों के जरिए काला धन सफेद करने वालों पर आरबीआई पैनी नजर बनाए हुए है। आरबीआई ने बैंकों को एक एक खाते की पड़ताल का आदेश दिया है। उसने सभी बैंकों से ग्राहक को केवाईसी की जानकारी देने का नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिन खातों में 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए जमा हुए हैं और उनमें अगर 5 लाख रुपए बैलेंस है तो ऐसे खातों की केवाईसी नए सिरे से कराने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन खातों से पैसा निकालने या ट्रांसफर करने पर पैन नंबर की जानकारी देनी होगी या फॉर्म 60 भरना होगा। नोटबंदी के बाद कई तरह के घपले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने नए सिरे से रणनीति तैयार की है। उसका जोर केवाईसी के मानकों पर है, क्योंकि अभी तक जिन खातों में करोड़ों रुपए की काली कमाई जमा की गई है उनमें जाली पहचान पत्रों का प्रयोग किया गया था। 500 रुपए के पुराने नोटों को अब कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीती रात 12 बजे इन नोटों के इस्तेमाल की मियाद खत्म हो गई। अब इन्हें सिर्फ बैंकों में ही जमा कराया जा सकेगा। सरकार ने 15 दिसंबर के बाद इसके लिए समय सीमा नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। अभी तक 500 रुपए के पुराने नोट दवा की दुकानों और बिजली के बिल जमा करने जैसी जन उपयोगी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मान्य थे। नोटबंदी के बाद से सवालों के घेरे में आए एक्सिस बैंक ने 5 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अब तक निलंबित कर्मचारियों की संख्या 24 पहुंच गई है। इन पर लेन देन में अनियमितता का आरोप है। इसके अलावा बैंक ने 50 संदिग्ध खातों पर भी रोक लगा दी है। बैंक का कहना है कि ये कार्रवाई उसने अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। बैंक के मुताबिक जांच एजेंसियों ने अभी तक 8 शाखाओं की छानबीन की है। इनमें से 5 शाखाएं दिल्ली की है। वहीं गुरुवार को आयकर अधिकारियों ने बैंक की नोएडा शाखा का दौरा किया और उस खाते से जुड़ी जानकारियां जुटाई, जिनमें एक सर्राफा व्यापारी ने 600 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। अधिकारियों ने 30 खातों का ब्यौरा भी मांगा है। और नोटबंदी के बाद से भारी तादाद में नोटों की जब्ती का सिलसिला रुक नहीं रहा है। गुरुवार शाम मुंबई पुलिस ने तिलक नगर इलाके में एक कार से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। इनमें 10 करोड़ के पुराने नोट जबकि 10 लाख रुपए के पुराने नोट शामिल हैं। वहीं लखनऊ के महानगर इलाके से भी 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों से भरी वैन लूटने का भी मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में छापा मारा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल 61 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। सुनील जाखड़ को अबोहर से मैदान में उतारा गया है। राजेंद्र कौर भट्टल लेहरा तो मनप्रीत बादल भटिंडा अर्बन से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 31 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। 7 नए चेहरों को मौका दिया गया है। उम्मीदवारों में 5 युवा, 6 महिलाएं और 8 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व सांसद है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को गले और फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण को दूर करने के लिए इलाज किया जा रहा है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। करुणानिधि पिछले 2 हफ्ते के भीतर दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्हें बीते हफ्ते ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। तमिलनाडु की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाने वाले करुणानिधि 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। He had a lung infection and some breathing difficulties. He's much better now. Keep an alert. दिल्ली महिला आयोग में मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति पर उपराज्यपाल नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ने पीपी ढल को महिला आयोग का मेंबर सेक्रेटरी बनाया है, तो वहीं उपराज्यपाल ने दिलराज कौर को इस पद पर नियुक्त किया है। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दलजीत को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया।
मालीवाल का कहना है कि वो चुनी हुई सरकार के आदेश का पालन करेंगी। केजरीवाल का आरोप है कि प्रधानमंत्री उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। मोदी जी सीधे राजनीति नहीं करते, कभी एलजी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, कभी आईएएस एसोसिएशन के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, वो सीधे मैदान में नहीं उतरते। देश में हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस पर अंकुश लगाने के नजरिए से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर में राष्ट्रीय और स्टेट राजमार्गों से सभी शराब की दुकानें हटा दी जाएं। राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में अगले साल 1 अप्रैल के बाद से कोई शराब की दुकान नहीं होगी। राष्ट्रीय और स्टेट राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 1 अप्रैल 2017 के बाद ऐसी दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और नए लाइसेंस भी नहीं जारी किए जाएंगे। राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की निगरानी करेंगे। Supreme Court has directed all the shops to be closed from 1st of April. Otherwise, till the renewal period is there, they can run the shops. But the Supreme Court has also given further direction that no new shops will come on the national highway, and if at all these existing shops also will have to be shifted around 500 meters from the boundary of the national highway. इसके अलावा कोर्ट ने राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने का आदेश दिया है। हालांकि शराब कारोबार संघ ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। As far as the shop owners are concerned, we have some grievances, so we'll be filing a review petition and certain direction applications to give some more time for us to shift the shops. राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इनका मानना है कि इससे सड़क हादसों पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी। स्वागत योग्य बात है, क्योंकि ये रास्तों पर जो शराब बिकती है उसके चलते एक्सीडेंट होते हैं और अपराध भी बहुत बढ़ जाते हैं। दारू के दुकान कैसे काबू में लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स और ये लोग को फैसला लेना पड़ेगा और फिर वो ब्लैक में क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बीते 10 सालों में इसके लिए केंद्र और राज्यों की ओर से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद उसे ऐसा आदेश देना पड़ा। कोर्ट ने माना कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत चिंता की बात है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि राजस्व के लिए राज्यों की ओर से राजमार्गों के अगल बगल शराब का लाइसेंस देने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। रविंद्र सिंह शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में अनुराग ठाकुर अवमानना के दोषी हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष को जेल भी हो सकती है। एमएक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया कि अनुराग ठाकुर ने हलफनामे में झूठ बोला है। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अड़ंगा डाल रहा है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई से प्रशासकों के पैनल के लिए नाम सुझाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब व्यापम घोटाले की जांच की निगरानी नहीं करेगा, लेकिन सीबीआई को 4 महीने में जांच पूरी करनी होगी। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी तथ्य निचली अदालत में पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच पर और निगरानी रखने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 4 महीने के भीतर जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और आगे मॉनिटरिंग करने से भी मना कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर कोई भी पक्षकार रेमेडी अवेल कर सकता है। महाधिवक्ता रंजीत कुमार ने शीर्ष अदालत को बताया कि व्यापम घोटाले से जुड़े 117 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, 38 मामलों में जांच लंबित है। एजेंसी ने 2147 लोगों से पूछताछ की है। इनमें 1100 आरोपी और 988 गवाह हैं। मुझ पर कई झूठे आरोप लगाए गए, परिवार को भी आरोपों की चक्की में पीसा गया और एक के बाद एक सारे आरोप असत्य निकल रहे हैं, झूठे निकल रहे हैं, भ्रामक निकल रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉक्टर आनंद राय और प्रशांत पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। व्यापम घोटाले में दाखिले से जुड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के साथ सरकारी नौकरियों में सैकड़ों फर्जी भर्तियों का आरोप है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।
कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया के संकटग्रस्त पूर्वी अलेप्पो शहर में फंसे आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया है। गुरुवार को 3000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इनमें काफी समय लगेगा। इस हफ्ते रूस के समर्थन वाली सरकारी सेनाओं ने अलेप्पो के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर अधिकार हासिल कर लिया था। इसके बाद आम लोगों और विद्रोहियों को बुधवार को ही निकाला जाना था, लेकिन संघर्ष विराम लागू नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सीरियाई सेना के मुताबिक अब भी पूर्वी अलेप्पो में करीब 27,000 लोग फंसे हुए हैं। बात खेलों की। भारत जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए रोमांचक क्वार्टर फाइनल में उसने स्पेन को 2-1 से हराया। मैच के शुरुआती 55 मिनट स्पेन के नाम रहे, लेकिन बाद में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया। पहले हाफ में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में 5 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। इनमें से 55वें मिनट में पहले पेनल्टी कॉर्नर पर सिमरनजीत सिंह ने रिबाउंड पर गोल दागा, जबकि 65वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक ने टीम को जीत दिला दी। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर चुकी है। ऐसे में उसका इरादा क्लीन स्वीप का होगा, जबकि इंग्लैंड को पहली जीत की तलाश होगी। दोनों टीमों के बीच 9 से 13 नवंबर के बीच राजकोट में खेला गया पहला मैच ड्रॉ रहा था। भारत ने विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट 246 रन से जीता। वहीं मोहाली में तीसरे टेस्ट में भारत को 8 विकेट से जीत मिली। सोमवार को मुंबई में खत्म हुए चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने पारी और 36 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। और अब आखिर में हेडलाइंस। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। नोटबंदी के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात। वित्त मंत्रालय का आरबीआई को निर्देश, जमा हुए पुराने नोटों को फिर से होगी गिनती। सरकार को अगले 2-3 हफ्तों में हालात सुधरने की उम्मीद। नोटबंदी के बाद खातों में 2 लाख रुपए जमा करने वालों की होगी केवाईसी जांच। 5 लाख रुपए बैलेंस होने पर फिर से जमा होंगे दस्तावेज। बैंक ऑडिटरों को खातों की पड़ताल के आदेश। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची। 61 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। स्पेन को हरा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। चेन्नई में आज से भारत इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।